हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता, ऑटोनॉमी ऑफ यूनिवर्सिटीज़। तो आज इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि स्वायत्तता का क्या अर्थ है, विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता का क्या अर्थ है ये जानेंगे, और साथ ही विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता और सरकारी नियंत्रण इन दोनों के बीच किस तरह से संतुलन रखने की आवश्यकता है ये जानेंगे। तो पहले जान लेते हैं कि स्वायत्तता का क्या अर्थ है। यदि हम स्वायत्तता ऑटोनॉमी की बात करें तो ऑटोनॉमी का अर्थ है स्वतः नियमन, सेल्फ रेगुलेटरी, यानी कि सारे निर्णय, सभी डिसीजंस अपने आप लेना। पर यदि इसको हम विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता के अर्थ में लागू करने की कोशिश करें तो ये अर्थ पूरी तरह से सही से लागू नहीं होगा, क्योंकि विश्वविद्यालयों को हर एक क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्र में पूरी तरह से निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती है। इसीलिए कुछ क्षेत्र जो होते हैं वो सरकार के नियंत्रण में होते हैं और कुछ क्षेत्र विश्वविद्यालयों के नियंत्रण में होते हैं। तो विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता के अर्थ को समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि कौन कौन से एरियाज ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के नियंत्रण में हैं, गवर्नमेंट के कंट्रोल में होने चाहिए, और कौन से एरियाज ऐसे हैं जो विश्वविद्यालयों के नियंत्रण में होने चाहिए। तो विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता के अर्थ में सरकार के नियंत्रण में कार्यक्षेत्र इस प्रकार है। सबसे पहले जो उच्च शिक्षा की नीति बनाना है वो सरकार के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है, और उस नीति का पालन करना विश्वविद्यालय के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय की स्थापना करना वो सरकार के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है, और साथ ही साथ किसी भी विश्वविद्यालय में कौन सा पाठ्यक्रम चलाया जाए, कौन सा कोर्स चलाया जाए, इसका निर्णय लेना भी सरकार के नियंत्रण में ही आता है। अब ये तो बात हुई कि विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता के अंतर्गत कौन कौन से एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जिन पे सरकार नियंत्रण लेगी। इसके साथ ही बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें विश्वविद्यालयों को स्वतंत्रता होगी, जिसको वो अपने हिसाब से रन कर सकते हैं। वो कौन कौन से एरियाज़ हैं वो जान लेते हैं। तो इसके अंतर्गत विश्वविद्यालयों के कार्यक्षेत्र में जो एरियाज़ होंगे वो इस प्रकार हैं कि जब विश्वविद्यालय स्थापित हो गए उसके बाद उनका आंतरिक प्रशासन करना, कि किस तरह से उसको एडमिनिस्ट्रेशन करना है, एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, और कौन कौन से शैक्षिक निर्णय लेने हैं, उसकी वर्किंग को बेहतर बनाने के लिए ये सब का अधिकार विश्वविद्यालयों के पास होगा। साथ ही साथ कोई भी पाठ्यक्रम जो सरकार की तरफ से डिसाइड किया गया है कि ये कोर्स इस विश्वविद्यालय में चलाया जाएगा, परंतु उस कोर्स के पाठ्यक्रम का निर्माण का अधिकार विश्वविद्यालय के पास हो। साथ ही साथ अपने विश्वविद्यालय में लेक्चरर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, इन सब के सिलेक्शन का और उनके प्रमोशन का अधिकार विश्वविद्यालयों के पास हो। विद्यार्थियों के चयन का अधिकार विश्वविद्यालयों के पास हो, इसके लिए वो उन्हें प्रवेश परीक्षाएं कराने का अधिकार हो। साथ ही साथ कोर्स के एंड में, एकेडमिक सेशन के एंड में परीक्षाएं कराने, विद्यार्थियों का मूल्यांकन करने, चाहे वो फॉर्मेटिव असेसमेंट हो चाहे समेटिव असेसमेंट हो, और उनको डिग्री प्रदान करने का अधिकार विश्वविद्यालयों के पास हो। इसके साथ ही अपने विश्वविद्यालयों में कौन से एरिया में रिसर्च वर्क कराना है उसके चयन का अधिकार भी विश्वविद्यालयों के पास हो। साथ ही साथ अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में कॉलेजेस को एफिलिएशन देना उनके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है, और एफिलिएटेड कॉलेजेस में शिक्षकों के लिए और विद्यार्थियों के लिए जो भी नियम हैं वो बनाना भी इनके अधिकार क्षेत्र में ही आता है। तो इस तरीके से हमने जाना कि विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता में कौन से एस्पेक्ट सरकार के नियंत्रण में होने चाहिए और कौन से एस्पेक्ट्स विश्वविद्यालय के नियंत्रण में होने चाहिए। पर इन सब के बावजूद भी उनके जो कार्य प्रणाली है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी गई हैं, और वो प्रॉब्लम इस वजह से है क्योंकि इन दोनों के
बीच में प्रॉपर जो बैलेंस है, कोऑर्डिनेशन है, वो नहीं है। तो वो संतुलन रखने के लिए, वो बैलेंस मेंटेन करने के लिए कैसे किया जा सकता है, उसके लिए क्या क्या सजेशंस हैं, वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले कि विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता का अर्थ क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। स्वायत्तता का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि उन्हें कुछ भी करने का अधिकार मिल गया है, बल्कि उसके साथ साथ उनके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मिली हैं, उनके कुछ कर्तव्य भी हैं, ड्यूटीज़ भी हैं, जिनको उन्हें ईमानदारी से निभाना चाहिए। और जो भी शैक्षिक निर्णय लें यूनिवर्सिटीज़, वो राष्ट्र के हित को ध्यान में रखकर ही लेनी चाहिए। इसके साथ ही साथ हालांकि आंतरिक प्रशासन का अधिकार पूरी तरह से स्वायत्तता के अंतर्गत विश्वविद्यालयों के पास होता है, परंतु इसके बावजूद भी यदि उनके आंतरिक प्रशासन में किसी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है, तो उसमें सरकार को हस्तक्षेप करने का अधिकार, इंटरफेरेंस करने का अधिकार होना चाहिए। इसके साथ ही साथ करिकुलम के निर्माण का अधिकार विश्वविद्यालयों के पास है, परंतु विश्वविद्यालयों को करिकुलम का निर्माण करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वो करिकुलम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो और हमारे देश के लिए उपयोगी हो। साथ ही साथ जो भी शोध कार्य का क्षेत्र वे चुनें और जो भी शोध कार्य करें, वो हायर क्वालिटी का होना चाहिए। इसके साथ ही शिक्षकों के चयन में, शिक्षकों की नियुक्ति में जाति को आधार ना दिया जाए, उसके आधार पे जो रिजर्वेशंस हैं वो ना किए जाए, बल्कि योग्यता के आधार पे सिलेक्शन किया जाए। और हम देखते हैं कि कई महाविद्यालयों में शिक्षकों के चयन में उच्च शिक्षा आयोग का हस्तक्षेप होता है, तो इससे विश्वविद्यालयों को चयन की स्वायत्तता नहीं मिलती। तो जो उच्च शिक्षा आयोग का हस्तक्षेप है, ये भी कुछ हद तक युक्ति संगत नहीं है। इसके साथ ही साथ जो शिक्षकों की पदोन्नति, प्रमोशन के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो कठोर होने चाहिए, उनका कठोरता से पालन किया जाना भी ज़रूरी है, ताकि क्वालिटी को मेंटेन रखा जा सके। साथ ही स्टूडेंट्स के एंट्रेंस में भी जो उनके प्रवेश की प्रक्रिया है, उसमें भी आरक्षण ना होकर विद्यार्थी की योग्यता होनी चाहिए। अब चूँकि हर एक यूनिवर्सिटी को अपने मूल्यांकन पद्धति को निर्धारित करने का, कंडक्ट कराने का अधिकार है, परंतु पूरी एक समस्या ये आ जाती है कि हर एक यूनिवर्सिटी अगर अलग अलग तरीके से मूल्यांकन कराएगी, तो उसमें एक रूपता की कमी पाई जाती है। तो यूजीसी को ये देखना चाहिए कि कुछ हद तक जो सभी यूनिवर्सिटीज़ के मूल्यांकन में कुछ हद तक एक रूपता लाई जा सके, इसका प्रयास उसे करना चाहिए। साथ ही साथ पूरी डिसीजन मेकिंग की जो पावर है, वो किसी एक व्यक्ति या किसी एक बॉडी के हाथ में नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसका विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। यानी कि जो एकेडमिक डिसीजंस हैं वो अलग बॉडी लें, एकेडमिक बॉडीज़ लें, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस हैं वो अलग बॉडी यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम लें। तो कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम में पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही यूजीसी हर एक यूनिवर्सिटी को कुछ अनुदान देती है, पर उस अनुदान का कई परिस्थितियों में हम देखते हैं कि सही तरीके से यूनिवर्सिटीज़ के डेवलपमेंट के लिए उपयोग नहीं होता है। तो जो भी अनुदान यूजीसी की तरफ से मिल रहा है, उसका सही तरह से उपयोग होना ज़रूरी है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा।